घटनाचक द्वारा नवविधारा बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरओ यारो की हमारी पहली क्लास है ये, और ये क्लास इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर केंद्रित है। आपको अच्छी तरह पता है कि आरओ यारो के एग्जाम में जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन होता है, भारतीय राज व्यवस्था का सेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? 140 प्रश्न जीएस के होते हैं, जिसमें कई बार 14 प्रश्न, 15 प्रश्न, 16 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये ऐसा सेक्शन है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हलवा टाइप का होता है। हलवा टाइप में क्यों कह रहा हूं? हर अभ्यर्थी इसमें विशेषज्ञ बनता है। उसको लगता है कि भैया कुछ तैयार हो ना हो, लेकिन पॉलिटी तो अच्छा ही है। जब सभी का ये अच्छा है तो इसमें आप गलत करने का जोखिम नहीं ले सकते। आप इस बात पर भरोसा करें कि अगर आपने पॉलिटी के कई प्रश्न गलत कर दिए तो परीक्षा की जो ये अंधी दौड़ है, उस दौड़ से आप एकदम बाहर हो जाएंगे। यू कांट टेक द रिस्क। आप पॉलिटी के प्रश्न गलत करने का रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। और बदलते पैटर्न में आपने देखा कि आरओ का एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है, अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ। केवल गाइड पढ़ने से, यूं ही कोई चीज पढ़ लेने से आप प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है? करंट अफेयर्स के लिए आंख, कान, नाक सब खुले रखिए। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से तैयारी करते हैं, तो फिर आप जो है बेहतर कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स का मॉडल इस तरह से है कि आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बहुत इंटीग्रेटेड और बहुत सीधा रास्ता तय करना है। अब इस सीधे रास्ते पर हमारी पहली कक्षा है, भारत में संवैधानिक विकास। देखिए, भारत या किसी भी देश जहां डेमोक्रेसी होती है, जहां लोकतंत्र होता है, वहां वो देश संविधान से चलता है। वहां किसी राजा की आज्ञा से वहां शासन नहीं होता है। संविधान क्या होता है? सबसे मूल सवाल है। आप किसी से पूछेंगे संविधान क्या होता है, तो कोई कहेगा कि संविधान कानूनों का संग्रह होता है, कोई कहेगा कि संविधान संस्कृति और संस्कृति के उद्विकास के बाद जो संवैधानिक विकास होते हैं उसका संग्रह होता है। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर हम देखें कि संविधान क्या होता है, तो संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। देखिए, शासन जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। रूल एक वर्ड होता है। शासन का मतलब है कि यहां एक व्यक्ति भी शासित होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी रेगुलेट होते हैं, नियंत्रित होते हैं, विनियमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। यानी एक देश की परिधि में आने वाली समस्त चीजें जिस एक डॉक्यूमेंट से संचालित होती हैं, जिस एक डॉक्यूमेंट से नियंत्रित होती हैं, वो उस देश का संविधान होता है, वो उस देश का आईन होता है, अगर उर्दू में देखा जाए तो। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। आपको अच्छी तरह पता है, देखिए आपको यह चीज तो मालूम ही होगी कि जब कंपनी यहां पर आई, जब भारत में कंपनी आई, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य केवल और केवल ट्रेड करना था। उसको लगा कि व्यापार करना है। भारत सोने की चिड़िया था, मसाले का व्यापार खूब यहां से होता था। कंपनी को लगता था कि मसाला यहां से खरीदेंगे और यूरोप के बाजारों में बेचेंगे, खूब लाभ कमाएंगे। और इस लाभ पर लंबे समय तक कंपनी काम करती रही। लेकिन प्लासी का युद्ध जो था 1757 का, उसने कंपनी के दिमाग में एक बात अच्छी तरह बिठा दी। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि कंपनी को ये लग गया कि नहीं, केवल ट्रेड से मामला नहीं बनेगा, व्यापार ही नहीं, यहां पर शासन सत्ता भी स्थापित हो सकती है, यहां पे रूल भी किया जा सकता है, हिंदुस्तान को कॉलोनी भी बनाया जा सकता है। और ये बात जब ब्रिटेन के लोगों के दिमाग में बैठ गई, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे नियम बनाए, धीरे धीरे कानून बनाए, और उन कानूनों को अपने हिसाब से मॉडरेट किया, अपने हिसाब से उसको ऐसा रखा कि जिससे ब्रिटिश लोगों का लाभ हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाभ हो, ब्रिटिश सिटीजन्स का लाभ हो। लेकिन उसी कानून को आधार बनाकर धीरे धीरे भारत में कानून बनते गए। जैसे आप समझिए कि आप कोई घर बना लें। जैसे मान लीजिए कोई घर बनाते हैं और ये घर आप बहुत खराब बनाते हैं। मान लीजिए एक घर बना लिया आपने और इसकी परिधि बहुत खराब है, ऐसे वैसे बना दिया आपने, 2 कमरे रख लिए। तो क्या होगा कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, भले आपने खराब उद्देश्य से घर बनाया होगा, लेकिन वो सोचेगी कि इसमें कुछ मॉडिफाई करें। कोई क्या करेगा, खिड़की उसमें लगवा सकता है, कोई दरवाजा लगवा सकता है, कोई घर में और बेहतर कर सकता है। अगली पीढ़ी जब आएगी तो और बेहतर कर सकती है वो। तो धीरे धीरे वो जो खराब घर था वही अच्छा बनता जाएगा। संविधान की कहानी भी ऐसी ही है, एकदम सेम यही कहानी है
कि धीरे धीरे उन्हीं अधिनियमों को और ज़्यादा परिमार्जित किया गया और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया और आज हमारा संविधान इस रूप में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम थे उसमें कौन कौन से अधिनियम थे? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1793। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक एक्ट है, यहाँ पे ये भी एक एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी एक एक्ट है जो 1781 में आया, ये भी एक महत्वपूर्ण एक्ट है। फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। ये एक्ट हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिवेल कर रही थी, वो अपने काम को कैसे आगे बढ़ाती, कैसे भारत में रूल करती, उसके शासन के अंतर्गत ये सारे एक्ट लाए गए थे। अब अगले जो एक्ट थे वो क्या थे? 1857 में भारत में आपको पता है कि रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भारत में अब दास्ता की जंजीरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारे कारण थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतिहास का विषय है। लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों को, क्राउन को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? क्राउन को यह लग गया कि अब भारत में उस तरह शासन नहीं हो सकता जैसे पहले हो रहा था। उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले देखिए 3 सीढ़ियां थी। पहले सीढ़ी क्या क्या थी? पहले ब्रिटिश क्राउन था। ब्रिटिश क्राउन, क्राउन क्या होता है आपके दिमाग में आएगा? तो क्राउन भारत में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही ब्रिटेन में राजा होता है। सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर लोकतंत्र है। आप राष्ट्रपति से कंपेयर करके देख लें। तो ब्रिटिश क्राउन जो होता था यानी राजा, तो राजा का डेलीगेशन एक तरह से कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये शासन करती थी भारत पर, इंडिया पर। अब क्या हो गया? अब इस बीच के बैरियर को तोड़ दिया गया। अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा हिंदुस्तान पर, और इसके द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया 1857 के विद्रोह के बाद। और फिर अगला अधिनियम जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। हम इसमें आपको केवल जानकारी दे रहे हैं, इसकी डिटेलिंग आगे भी आपको मिलेगी। और उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। फिर हिंदुस्तान की आज़ादी मतलब इसी अधिनियम के तहत होती है। तो ये कुल मिलाकर ये एक सिंपल टेक्निकल डिटेल है। अब हम डिटेलिंग में जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे संबंधित जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या है? इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। ये एक तथ्य है, इसको आप समझ लीजिए। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई परीक्षाओं में देखिए पूछा जाता है। क्या? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था, ध्यान रखिएगा, अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है, तो इसको आप याद रखेंगे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया? तो आप याद रखिएगा कि 4 सदस्यीय। 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 7 कह सकता है, तो आपको 4 याद रखना है। देखिए जब इस लेक्चर में बैठिए तो आप नोट्स एकदम नोट डाउन मत करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, इसका PDF मिलेगा। आप बस केवल कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनिए और समझने का प्रयास करिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार कूट में आ जाता है, मिलाने के लिए आ जाता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे है, इस व्यवस्था के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, पावर को और केंद्रीकृत कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इस अधिनियम के तहत 1774 में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया। एलिजा एम्फे इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश और थे। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे, जैसे मैंने आपको बताया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कह सकते हैं आप
ये कब स्थापित हुआ? तो यह कहेंगे 1774 में। किसके तहत हुआ? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। और फिर एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश क्राउन के पास कई सारे लोगों ने मैसेज किया। जैसे देखते ना, ये कुछ लोग चुगली करने वाले होते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त या आपका कोई साथी खराब काम करता है, मान लीजिए कोई खराब काम कर रहा है, खराब काम का मतलब चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, और फिर आपने क्या किया कि आपने अपने ही बॉस को या अपने ही किसी सुपीरियर जो अथॉरिटी है उसको बताया कि सर ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो यही काम सेम किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, कि ब्रिटिश क्राउन को ये मैसेज दिया गया, ये सूचना दी गई कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। तो इसी करप्शन को और रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, यानी और सेंट्रलाइज कर दिया गया। पहले में आपने देखा कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और इसमें आप देख रहे हैं कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यह क्या है? इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पहली चीज तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाती है। डुअल जो पॉलिटी होती है उसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि द्वैत शासन की शुरुआत, तो आप याद रखिएगा द्वैत शासन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी शुरुआत होती है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ करना शासन को अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने में दिक्कत पैदा कर देता है। इसके अलावा व्यापारिक कार्यों का मतलब यह है कि जब कंपनी धीरे धीरे भारत में आगे बढ़ने लगी तो ब्रिटिश क्राउन को यह एहसास हुआ, ब्रिटेन के हुक्मरानों को यह भी एहसास हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। जैसे आप अपना कोई डेलीगेशन किसी दूसरे देश में भेजें और डेलीगेशन बहुत मजबूत हो जाए, आप अपने किसी कर्मचारी को कहीं भेजें और कहें कि भैया ये काम करो जाकर इस जगह, और उसका ही प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका प्रभाव इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि ये स्वच्छंद हो जाए, स्वायत्त हो जाए, इसका प्रभाव कम करना चाहिए। तो कम करने की शुरुआत हो गई, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जो कब तक जारी रही? 1858 ईस्वी तक ये विद्यमान थी। कंपनी के वाणिज्य संबंधी जो मामले थे उनकी देखरेख के लिए एक निदेशक मंडल की अनुमति दी गई। एक निदेशक मंडल जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, वो जो है कंपनी के जो वाणिज्य संबंधी मामले होंगे वो देखेंगे। और जो पॉलिटिकल मसले थे, राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर 1786 के अधिनियम की चर्चा होती है। इसमें क्या है? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया कि जो उसकी परिषद है, अगर वो कोई निर्णय करती है तो गवर्नर जनरल उस पर वीटो कर सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी समूह के निर्णय पर वीटो कर सकता है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और कोई एक समूह है, जैसे मान लीजिए इसमें 5 लोग हैं, इन्होंने कोई निर्णय किया, अगर इस व्यक्ति को इतनी पावर दे दी गई कि ये इन 5 लोगों के निर्णय को बदल दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पावर को इस व्यक्ति में वेस्टेड किया जा रहा है। वेस्टेड, वेस्ट नहीं, वेस्टेड, ध्यान रखिएगा। यानी एक व्यक्ति में पावर ज्यादा डेलीगेट की जा रही है, एक व्यक्ति को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए।
1786 का जो अधिनियम था, इसके तहत क्या हुआ कि प्रधान सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। ये चीज याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एस्पेक्ट है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जब कंपनी को जो है भारत भेजा गया था, तो कंपनी के बीच और क्राउन के बीच एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप जाइए इंडिया में व्यापार करिए, भारत में व्यापार करिए। तो ये समझौता, आपको पता है कि समझौते जो किए जाते हैं वो कुछ समय के लिए किए जाते हैं, कुछ समयावधि के लिए किए जाते हैं। और जब वो समयावधि खत्म हो जाती है तो क्या किया जाता है? उसका एक्सटेंशन किया जाता है, उसको विस्तारित किया जाता है। तो क्या किया गया, इसको याद रखिएगा। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1793। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या था? अभी तक कंपनी को यह अधिकार था कि भारत में वो पूरा व्यापार करे, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या किया गया? कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी जाके भारत में व्यापार कर सकता है। ये एक बड़ा बदलाव था। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एक अधिकार जारी रहा। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की बात हुई थी। 1 लाख रुपए की व्यवस्था की बात हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि 1813 और जो चार्टर एक्ट है, इसी के तहत ये व्यवस्था करने की बात की गई थी। याद रखिएगा, एकदम इस बात को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? इसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बहुत बड़ी घटना थी ये। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके पहले आपने क्या देखा था? इसके पहले आपने देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत, पहली बात तो गवर्नर था। मैं थोड़ा रिमाइंड करूंगा आपको, पहले तो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी के तहत क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। लेकिन 1833 का जो मामला है, इसमें क्या किया गया? इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उसको बना दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, सर्वप्रथम मैकालो को शामिल किया गया। आप ये पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहले कानूनी सदस्य किसको बनाया गया और किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो आप याद रखेंगे कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसी के तहत जो है एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। अब फिर इसी एक्ट की जो धारा 87 है, उसके अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं हो सकता, नहीं समझा जा सकता है। तो कई बार किसी परीक्षा में पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत भारतीयों का डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया गया। मतलब सैद्धांतिक तौर पर बंद कर दिया गया था, व्यवहारिक तौर पर नहीं। ये चीज आप जान लीजिए। लेकिन एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, तो आपको क्या करना है? 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तथा 1843 ईस्वी में इसने कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब कानून 1843 में बना, लेकिन दास प्रथा को इसी एक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, इसकी बात करते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की
व्यवस्था की गई, कार्यपालिका और विधायी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। पहले क्या होता था कि विधायिका और कार्यपालिका लगभग उनकी शक्तियां एक ही थी। तो इनको जो है सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है किसी भी डेमोक्रेसी में, आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति पृथक्करण। लोकतंत्र में जो आपको पता है कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और लेजिस्लेचर यानी विधायिका। अगर डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर। तभी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, बेहतर तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर हुए थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी दी थी। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे का समन्वय भी करें, एक दूसरे को संतुलित भी करें, लेकिन सबके कार्य, सबके अधिकार क्षेत्र, सबकी शक्ति अलग अलग, जिससे डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। अब इस एक्ट में पहला क्या किया गया? कार्यपालिका विधायी की शक्ति को पृथक कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया? विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई भारतवर्ष के लिए। यह बात याद रखिएगा। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, आप याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब 1857 में आपको पता है क्रांति हुई, और क्रांति करने के बाद जब क्रांति हो गई, विद्रोह कुछ कहते हैं कुछ क्रांति कहते हैं, वो तो खैर अलग मुद्दा है। तो जब 1857 का रिवॉल्यूशन या विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवार को तोड़ देना चाहिए और भारत और ब्रिटिश क्राउन के बीच सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए। भारतीय नागरिकों और ब्रिटिश क्राउन के बीच सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए, और इसी के लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लीजिए, पूछ सकता है प्रश्न कि किस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। मैंने कहा ना, कंपनी नामक बैरियर को तोड़ दिया गया। अब कंपनी नामक बैरियर को तोड़ के सीधे जो है डेलीगेट कर दिया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन और भारत के नागरिकों के बीच का संबंध होगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध जो शासन था, जिसको ट्रेड और पॉलिटिकल मामले को अलग कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। यानी द्वैध शासन जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया, उसको समाप्त कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। 3 डेवलपमेंट हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक डेवलपमेंट हुआ है 1773 में, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंबई और मद्रास को उसके अंतर्गत कर दिया गया। फिर एक परिवर्तन हुआ है 1833 में। आप बताएंगे कमेंट करके कि 1833 में क्या बदलाव किया गया था गवर्नर जनरल के पद से संबंध में। ये बात आप बताएंगे कमेंट करके। इससे ये भी पता चलेगा ना कि आप कितना कंसंट्रेट हैं क्लास में, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिर जो है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा 1858 के एक्ट के तहत। ये बात याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप बताएं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप बताइए इसको। ये चीज आप बताएंगे, इसका उत्तर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। तो पूछ सकता है कि भारत में राज्य पद, जो राज्य सचिव था, स्टेट सेक्रेटरी, उसका पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया? तो आप बताएंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अभी तक जो कानून बनता था उसमें जो है ब्रिटिश लोग ही शामिल होते थे, ब्रिटिश लोग ही शामिल थे।
अब इंडियन लोगों को भी शामिल किया गया। ये एक तरह का अपीजमेंट था। क्या था? तुष्टीकरण था। भारतीयों के मन में ये लाना था कि भैया हम आपको भी योग्य समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति पर शासन करें और आपको अच्छी तरह पता है कि वो शासन अवैध है, गैर कानूनी है, इनवैलिड है, प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ है, प्रकृति के सामान्य नियमों के खिलाफ है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर शासन करे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे करके अपीज करना पड़ेगा। और वही अपीजमेंट देखने को मिल रहा है। भारतीयों को यह एहसास करवाया जा रहा था कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। समझिएगा इस बात को, हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको बराबर समझते हैं, इसलिए आपको अब इसमें भी शामिल कर रहे हैं। ये बहुत एक खेल था, समझिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था जो किया गया। यथार्थ रूप में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल गेम था। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सुधारवादी भारतीय थे, जो भारत में विदेशी दासता को खत्म तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको लगता था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, कुछ चीजें अच्छी होकर बेहतर देश बन जाएगा। तो वो एक कोशिश कर रहे थे कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो वो चाहते थे कि थोड़ी थोड़ी ढील जो है ब्रिटिश सरकार देती रहे, और वो ये भी मानते थे कि भारत की जो जनता है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत और शिक्षित हो रही है और बेहतर चीजों को समझ रही है। तो चूंकि भारत के समाज की जो प्रकृति थी वो ऐसी थी, सोशल सिस्टम आप जानते हैं कि भारत में जो कास्ट का मामला हो बहुत संवेदनशील मामला है, जेंडर का मामला हो बहुत संवेदनशील है, सती प्रथा जैसी चीजें थी, स्लेवरी एक तरह की है वो, कास्ट सिस्टम था। तो बहुत सारे लोगों की चेतना में आया कि अंग्रेज सरकार ठीक काम कर रही है, थोड़ा थोड़ा छूट देती रहेगी तो हम बेहतर होते जाएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते जाएंगे। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी जो ये अभी बात हुई है, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। ये एक तरह का अपीज करने का प्रयास था, तुष्ट करने का प्रयास था, ताकि भारतीयों को लगे कि अब अंग्रेज हमारे साथ बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों कौन कौन से भारतीय थे? याद रख लीजिए, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 3 लोग थे जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इसको याद रख लीजिए। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। आपातकाल में अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। वही अध्यादेश की प्रक्रिया आज भी कई देशों में, ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया भारत में भी, ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया भारत में भी अभी तक जो है आप अच्छी तरह इस बात को जानते ही हैं। जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आज भी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मतलब कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर देता है और वो कानून की शक्ल ले लेता है। बाद में उस कानून को संसद द्वारा पारित करवा दिया जाता है। तो ये जो है ये व्यवस्था वहां से शुरू हुई। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये जो है आप यहां तक पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये क्या है? इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई, एक सीमित अर्थों में, लिमिटेड अर्थों में। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। यानी जब बजट होता था, हमें भारतीय सदस्यों को अधिकार दिया गया कि अब आप सवाल पूछ सकते हैं। ये अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अब आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं वार्षिक बजट पर। जब वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो बहस भी कर सकते हैं और 6 दिन पूर्व नोटिस दे दीजिए और नोटिस के बाद सवाल पूछ लीजिए। ये भी एक अपीजमेंट का प्रोसेस था। यह भी भारतीयों की भावनाओं को तुष्ट करने का एक प्रयास था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। यह भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये था। आगे बढ़ते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप ये जान लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार
किस अधिनियम को जाना जाता है? तो 1909 का एक्ट। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। जॉन मार्ले राज्य सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव करने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। देखिए धीरे धीरे जो है लगातार वो चीज बढ़ रही थी, धीरे धीरे भारतीयों को अधिक जो है शक्तियां मिल रही थी, चाहे वो आप उसको अपीजमेंट समझ लीजिए, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। पहले तो ऐसा था कि भारतीय सवाल ही नहीं पूछ सकते थे, फिर ऐसा कर दिया गया कि नोटिस देके सवाल पूछ सकते थे, फिर ऐसा किया गया कि सवाल पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब इसमें ऐसा कर दिया गया कि सवाल भी पूछेंगे और पूरक प्रश्न भी पूछेंगे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ये एक अंग्रेजी चाल थी। अंग्रेज कम्युनल तरीके से देश को बांटने का प्रयास कर रहे थे ताकि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत लगातार आगे बढ़ती रहे, और उसका एक बहुत बड़ा ये सिंबल है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो इस एक्ट में देखने को मिलता है। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये विधि सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया था। ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे क्या कहा जाता है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की शुरुआत हुई, की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। ये चीज याद रखिएगा कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई है। प्रांतों में द्वैध शासन। अगर आपसे कोई पूछे कब शुरू हुआ तो आप खट से बताइएगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम इसके तहत हुआ। तो ये कुल मिला के यहां तक की डिटेलिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 का वही अधिनियम अभी चल रहा है। इस अधिनियम के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। मतलब एक कम्युनल तरीके से भारत को कैसे जो है अलग करना है, भारतीयों में कैसे मतभेद पैदा करना है, ये सब कुछ इस एक्ट का हिस्सा था। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कब किया गया? तो आप कहेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान, इसको 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसको देखना था कि जो एक्ट आ रहे हैं ये कैसा काम कर रहे हैं, भारत में कानून जो बन रहे हैं वो भारतीयों को संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी मैं कहूँगा दिखावे के लिए था, क्योंकि असली मकसद अंग्रेजों का यही था कि भारत के लोग विभाजित होते रहें, उनको अपीज किया जाता रहे और हमारा काम चलता रहे, हमारी शासन सत्ता चलती रहे। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसकी चर्चा करते हैं। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी इसमें। कितनी? ये चीज याद रखिए, 321 अनुच्छेद थे इसमें भारत शासन अधिनियम में और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां इसमें थी। इसमें प्रस्तावना का भाव था, यानी प्रेम्बल इसमें नहीं था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था उसमें क्या कर दिया गया? उसमें
प्रांतों में जो द्वैत शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया। और इसको कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर अगर द्वैत शासन की चर्चा होगी, बात होगी, तो आप कौन सा एक्ट कहेंगे? तो आप कहेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये चीज आप याद रखिएगा। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों, बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा। कुल 6 प्रांतों में विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी, जिसमें बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में इस बात की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अगर सही अर्थ में स्थापना देखी जाए तो वो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी। ये चीज भी आप याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, यानी भारत परिषद जो है उसकी समाप्ति कर दी गई। भारत परिषद भी को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। कई बार ये पूछ लेता है बर्मा जिसको अब वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, म्यांमार को भारत से कब अलग कर दिया गया? तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, 2 नए प्रांतों की स्थापना भी की गई। फिर आगे है, इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है और फिर आरबीआई की स्थापना हो रही है। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो 1935 के एक्ट के तहत ही आए हैं, इसलिए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए इस बात को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। कितने परसेंट जनसंख्या को? 10% जनसंख्या को। फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और फिर भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ये एक एस्पेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली थी। 2 डोमिनियंस के रूप में भारत को आजादी मिली थी, जिसको कुछ लोग कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, डोमिनियंस थे। डोमिनियंस यानी सब कुछ भारतीय करते थे, लेकिन नाम होता था कि वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हो रहा है। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र अधिराज्यों, डोमिनियन स्टेट में किया गया, भारत और पाकिस्तान। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। यानी दोनों देशों की जो संविधान सभा थी वो संविधान किसी भी देश से बोरो कर सकती थी, मॉडिफाई कर सकती थी, अपने हिसाब से चेंज कर सकती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया, यानी भारत का सम्राट शब्द अब हट गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वो भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं। देखिए एक थियरी है जिसे कहा जाता है पैरामाउंट सी। क्या? पैरामाउंट सी। ये थियरी ऐसी है कि जो भारत के प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हिंदी में रियासतें कही जाती हैं, रियासत, ये आज़ादी के बाद आपको पता है कि लगभग 565 देसी रियासतें थीं। इन 565 देसी रियासतों के बीच जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ तो इन्होंने ये कहा कि इन देसी रियासतों के साथ क्राउन का डायरेक्ट समझौता हुआ है और जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो ये समझौता रद्द हो जाएगा और इन देसी रियासतों को आज़ादी होगी कि वो चाहे भारत में जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में जाएं या फिर वो आज़ाद रहें। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट एक किताब है मेनन साहब की, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, मेनन साहब की किताब है जो वल्लभ भाई पटेल के सचिव रहे।
उन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि कैसे किस तरह से आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों ने खेल खेला और प्रिंसली स्टेट्स को ये स्वतंत्रता दे दी कि वो अभी भी या तो भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अलग रहें, स्वतंत्र रहें। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और नेहरू की रणनीति की समझदारी से देश एकीकृत हुआ, आगे बढ़ा और बेहतर तरीके से अपने रास्ते को इसने तय किया। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये जो है कुल मिलाकर ये आपका भारत के संविधान का उद्विकास का चैप्टर था और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए हैं वो आप देखिएगा, उसको हल करने का प्रयास करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हाँ, आप इस बैच में जुड़िए, नवधारा बैच में। आप इस बैच से बहुत आपको लाभ मिलेगा और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। जैसे क्या, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आप जब नवधारा बैच में जुड़ेंगे, हमारे आरओ की जो नवधारा बैच है, नवधारा बैच से जब आप जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहले तो वीडियो मिलेंगे आपकी 80+ घंटे के वीडियोज होंगे ये, प्लस उनकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ इन क्लासों पर आधारित क्विज मिलेगा। नंबर 3, आपको जी का जो हमारी किताब हिंदी में है, प्लस दृष्टि मैगजीन, प्लस करंट क्विज की पीडीएफ मिलेगी और प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 200 प्रश्न होंगे एक टेस्ट में। तो आप समझ लीजिए नए पैटर्न पर आधारित टेस्ट होंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। हमारी नवधारा बैच से जुड़िए और बेहतर करने का प्रयास करिए। आरओ का एग्ज़ाम आपका है और मेहनत करेंगे तो होना तय है। विदा लेते हैं, नमस्कार।